वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 कम्युनिकेबल डिसीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था मलेरिया का, एंड सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो था फाइलेरिया। फाइलेरिया में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी, जिसके अंदर हमने उसका दूसरा नाम जो होता है एलिफेंटाइटिस, वो सारे। तो मेनली हमारे पास 6 डिसीज़ होती हैं जो कि वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होती हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काला अजार। काला अजार का एक दूसरा भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं लिस्मैनियासिस। काला अजार ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, मेनली ह्यूमन बीइंग में हमें देखने को मिलता है। इसमें इसके पोस्ट सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं। तो काला अजार जो होता है ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, जिसमें जो वेक्टर का काम करती है वो होती है सैंड फ्लाई। ये स्लो प्रोग्रेसिंग डिसीज़ होता है। स्लो प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे डेवलप करता है अपने सिम्टम्स को ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मेन होता है वो होता है जेनस लिस्मैनिया। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो इसका मैक्सिमम इसका जेनस है वो होता है हमारा लिस्मेनिया डोनोवैनी। ये एक वनली पैरासाइट है जो इस डिसीज़ को कॉज करता है। ये प्राइमरली इन्फेक्ट हमारे करता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को। रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम हमारी कौन सी सिस्टम होती है, जहाँ पे जैसे कि बोन मैरो हो गया, जहाँ पे रेड सेल्स या जितने भी ब्लड के सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, तो वो बोन मैरो को ये अफेक्ट करता है, हमारी स्प्लीन को एंड लीवर को। तो इसके सिम्टम्स में हमें जो मैक्सिमम 3 सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो बोन मैरो पे इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा, स्प्लीन पे एंड लीवर पे देखने को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें काला अजार की, तो काला अजार एक स्लो प्रोग्रेसिंग डिसीज़ है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जब सैंड फ्लाई किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, जैसे कि उसने बाइट किया, तो उसकी वजह से जो अफेक्ट देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे काला अजार डिसीज़ कॉज होता है। पोस्ट काला अजार डर्मल जो होता है ये होता है पोस्ट वर्ड से ही हमें समझने को मिल रहा है कि पोस्ट मतलब जो इस डिसीज़ के बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे किसी पेशेंट को ये डिसीज़ हुई थी, काला अजार हुआ था, तो उसके बाद पीरियड में होता है पेशेंट, तो उस समय हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो उसके डर्मल लेयर पे अफेक्ट करता है। डर्मल हमारी स्किन से रिलेटेड इसमें कंडीशंस होती है, जिसमें मेनली पैचेज या स्कार्स देखने को मिलते हैं उसकी स्किन पे पेशेंट के, तो वो होता है पोस्ट काला अजार डर्मल लिस्मैनियासिस, इसे बोलते हैं PKDL। अब ये सेम कंडीशन है कि ये कंडीशन डेवलप हुई काला अजार, जिसमें डोनोवैनी जेनस था पैरासाइट का, प्रोटोजोआ का। अब जब पेशेंट रिकवर होने लगता है, जैसे कि उसने ट्रीटमेंट लिया, वो रिकवरी पीरियड में है, तो ड्यूरिंग 1 to 3 ईयर्स में उसकी जो बॉडी होती है वो रिएक्ट करती है, तो वहाँ पे हमें उसकी स्किन जो होगी वहाँ पे पैचेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे पेशेंट में। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि पेशेंट में भी उसकी पास्ट हिस्ट्री ना हो कि उसे काला अजार हुआ हो, बट ये पोस्ट डर्मल जो है ये हमें देखने को मिल जाता है उस कंडीशन में कि उसकी स्किन पे बिना किसी हिस्ट्री के भी रैसेस देखने को मिलते हैं हमें और स्कार हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं। ये हम मेनली 1 to 2 ईयर्स में देखते हैं, मैक्सिमम जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं। डिफिनेशन की बात करें इसके, तो इसका दूसरा नाम होता है विसरल लिस्मैनियासिस। ये क्रॉनिक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ ये है जो कि पैरासिटिक डिसीज़ है। ये मेनली इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, एज लाइक स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग 2020 में जो एस्टिमेटेड डाटा आया था हमारे पास वो था 1 मिलियन नए केसेस अभी एनुअली वर्ल्ड वाइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ जो कि कंट्रोल प्रोग्राम अभी तक गवर्नमेंट ने चलाया है मई 2022 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ केसेस यहाँ बढ़े हैं। प्रोग्राम के अफेक्ट से थोड़े थोड़े केसेस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, बट यहाँ अभी भी 371 केसेस कंटिन्यूस देखने को मिल रहे हैं, रिवील्ड हुए हैं जो नए केसेस के अकॉर्डिंग, एंड 9 डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। 262 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो पोस्ट काला अजार के डर्मस लिस्मैनियासिस के हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो WHO ने 2022 में एक डाटा निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग 1 मिलियन जो है वो नए केसेस हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं। जितने भी नेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को कंट्रोल करने की वजह से, उसकी वजह से इसमें जो केसेस अभी एनुअली हमारे आ रहे थे 1 मिलियन, वो थोड़े रिड्यूस हुए हैं, बट अभी भी जो डेथ रेट है इसमें वो हो रही है। कॉजेटिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये प्रोटोजोअल पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जिसमें लिस्मैनिया डोनोवैनी इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है।
इसका वेक्टर क्या होगा? वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वो चीज़ होती है जो कि इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। मतलब ना तो इसके खुद के अंदर डिसीज़ होगी और ना तो ये खुद ही कॉज करता है, ये बस एक कैरियर की तरह वर्क करता है। जैसे कि मॉस्किटो बाइट से हमें मलेरिया होता है, तो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा होता है, मॉस्किटो के लार्वा में जो वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। तो बस मॉस्किटो वहाँ पे एक कैरियर की तरह काम करता है। तो सेम यहाँ जो वेक्टर का काम करता है वो होता है सैंड फ्लाई। जो फीमेल सैंड फ्लाई होती है वो वेक्टर की तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर जब वो बाइट करती है तो लिस्मेनिया डोनोवेनी को वो उसके अंदर ट्रांसमिट कर देती है उसकी स्किन पे। उसकी स्किन से फिर वो फर्दर ग्रोथ करके उसकी बॉडी में अफेक्ट कॉज करता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये एक एंडेमिक है, जो कि एंडेमिक पार्ट में कुछ इंडिया के होता है। एंडेमिक का मतलब होता है कि जो कुछ कुछ एरिया में हो। पैंडेमिक मतलब होता है जो वर्ल्ड वाइड की जितने भी डिसीज़ हो रही है, जैसे कि कोविड-19 तो वर्ल्ड लेवल पे था तो उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक जो होता है वो जैसे कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में हो रहा हो इंडिया के, तो ये इंडिया के कुछ पर्टिकुलर रीजन में है, जैसे कि हमारे बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ सारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में देखने को मिला है। कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, ब्राज़ील। तो ये सारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिसीज़ के। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें पेशेंट को प्रोलॉन्ग फीवर होता है, मतलब उसे कंटिन्यूअस टाइम के लिए जब तक वो मेडिसिन ले रहा है तब तक उसका फीवर का लेवल, जो टेम्परेचर लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बट जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होता है उसे कंटिन्यूअस फीवर देखने को मिलता है। तो इसमें प्रोलॉन्ग फीवर होता है। पेशेंट का वेट लॉस देखने को मिलता है। हेपेटोस्प्लैग्नोमेली देखने को मिलती है। पैनसाइटोपीनिया, मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कि जितने भी ब्लड सेल्स थे उनकी अमाउंट जो थी वो कंटिन्यूअस डिक्रीज़ होगी। जैसे आरबीएस के नंबर कम होंगे, हमारे डब्ल्यूबीसी कम होने लगते हैं, प्लेटलेट्स भी डिक्रीज़ होने लगते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है स्किन में। ये कब देखने को मिलेगा? जब ब्लैक फीवर, भी इसे हम इसकी वजह से कहते हैं काला जार, जिसका नाम है काला जार, ब्लैक फीवर। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है जो मेलानिन हमारी होती है, एक ग्लैंड होती है मेलानिन जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्किन कलर जैसे जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनमें पिगमेंटेशन का लेवल ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट होता है काला जार की कंडीशन में, तो वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है पेशेंट में। एक्सेसिव जो हमारी मेलानिन होते हैं वो फॉर्म होने लगती है, उसकी वजह से उसके पूरी बॉडी का जो स्किन होता है वो डार्क कलर का हो जाता है। फिर नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस देखने को मिलेगा और एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जो हैं वो या तो उनके डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं या तो उनका फॉर्मेशन ही रिड्यूस हो गया। तो फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन दोनों ही कंडीशन एनीमिया को कॉज करती हैं। बात करें इसके स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस की, तो हमें पता है जितनी जल्दी हम चीज़ों को डायग्नोस कर पाते हैं उतनी ही उसकी रिकवरी होती है अच्छी। तो क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, एज लाइक हम सस्पेक्टेड अगर कोई भी केस है तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें ऐसे सारे सिम्टम्स जो हमने इसमें बात की वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम पेशेंट को तुरंत एडवाइस करते हैं कि वो डायग्नोस करवाए। लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं जो कि कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ टेस्ट आते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हम इसकी एंटीबॉडी को लिस्मेनिया के अगेंस्ट जो पेशेंट की बॉडी में बनी होती है एंटीबॉडी, उसे हम चेक करते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि लिस्मेनिया कॉज हुआ है। अगर हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटीजन आएंगे, कोई भी बाहर से अगर फॉरेन बॉडी आ रही है, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। उसकी खुद की बॉडी में तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब एंटीजन आया है तो उसी के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी। अब एंटीबॉडी अगर हम वहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटोजोआ यहाँ पे मेन किस जेनस को उसने अफेक्ट किया है स्किन पे। जो लास्ट टेस्ट हम करते हैं यहाँ पे हम एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो, मतलब जो यहाँ पे बोन मैरो हमने देखा था इसके सिम्टम्स में कि अफेक्ट करा था, तो बोन मैरो से भी हम एस्पिरेशन कर सकते हैं। वहाँ से हम पैरासिटिक इन्फेक्शन को डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हमने इसे डायग्नोस तो कर लिया, अब इसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे प्राइमरी मैनेजमेंट है। तो डायग्नोसिस फर्स्टली हम करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस जो होता है वो क्रूशियल होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अगर किसी भी पेशेंट को सस्पेक्टेड है काला जार के लिए तो अर्ली डायग्नोस करते हैं। इसमें मेनली रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं पेशेंट को, जैसे हमने कंफर्म किया कि पेशेंट को कालाजार हुआ है, फिर हम पेशेंट को तुरंत ही एडमिट करते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए। इसके ट्रीटमेंट में हम मेनली जो हमारी यहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन था ये प्रोटोजोवल, तो एंटी प्रोटोजोवल यहाँ पे मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। सीवियर केसेस में जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं पेशेंट को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एंटी लिस्मेनियल ड्रग्स देते हैं कालाजार को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे जो चॉइस ऑफ ड्रग होता है वो डिपेंड करता है कि लोकल ड्रग के लिए उस पेशेंट की रेजिस्टेंस पैटर्न क्या है। रेजिस्टेंस क्या होती है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो ड्रग्स कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, तो उनकी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस में आ जाती है, मतलब वो ड्रग तो यूज़ करेंगे बट उनकी बॉडी उसके लिए रिएक्टिव नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लोकल ड्रग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट के लिए यहाँ पे प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। ट्रीटमेंट का कोर्स जो होता है वो कुछ हफ्ते से लेके कुछ महीने तक भी हो सकता है, मतलब उसे फुल कोर्स हमें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी प्रोवाइड करवाना होता है। एंड हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं यहाँ पे हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही जो पेशेंट होगा उसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग्स। मॉनिटरिंग फॉर पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये सारे ड्रग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम सारे ही साइड इफ़ेक्ट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटिक टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है इसमें, तो हम उन सारे ही कंडीशंस को ऑलरेडी मॉनिटर करते रहेंगे ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना हो। रिनल फेलियर भी हमें देखने को मिलता है इस कंडीशन में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। सपोर्टिव केयर हम पेशेंट को देते हैं ताकि, क्योंकि पेशेंट जो है वो कंटिन्यूस अभी हॉस्पिटल में रहने वाला है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो हम उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, फ्लूइड मेंटेन करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड के थ्रू, मैनेजमेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए सच एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गई या सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में ही देखने को मिलते हैं। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस के, तो हम इन सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करेंगे। मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट का ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, या असेस करते रहेंगे उसके रिस्पॉन्स को या एडवर्स इफेक्ट को। ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें ताकि हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स को हम असेस कर पाएँ। लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं हम यहाँ, LFT एंड KFT भी हम यहाँ करते हैं। प्रिवेंट हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो जो इसका वेक्टर था अगर हम उसे प्रिवेंट कर पाएँ, सैंड फ्लाई के बाइट करने से ये हमारे अंदर लिस्मेनिया जो था वो ट्रांसमिट हो रहा था, तो अगर हम वेक्टर को ही कंट्रोल कर पाएंगे तो ये डिसीज़ ही कॉज नहीं होगी। तो मेन जो प्रिवेंशन पे इसके हम ध्यान देते हैं वो हम करते हैं वेक्टर कंट्रोल पे, जैसे कि हम इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग यूज़ करते हैं कि अगर हम घर में हैं तो हम ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें जो कि सैंड फ्लाई को किल करें, ताकि वो पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया में चीज़ों को अफेक्ट ना कर पाएँ। हम बेड नेट यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द नाइट, जैसे कि रात में भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एक्टिव होते हैं ये, तो हम बेड नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने वेक्टर को कंट्रोल कर लिया, बट फिर भी अगर ये मैनेज नहीं होता है तो हम केस डिटेक्शन करते हैं। केस डिटेक्शन में हम क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे अर्ली मैनेजमेंट के लिए। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जितने भी हमने की थी, जैसे कि वहाँ पे बोन मैरो एस्पिरेशन हमने किया था, तो वो सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए करेंगे। एंड ट्रीटमेंट यहाँ हम एंटी लिस्मेनियल ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। रिजर्वायर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कंट्रोल मेजर्स में अगर कोई टारगेट एनिमल है, मतलब पर्टिकुलर किसी एनिमल में हमें ये डिसीज़ देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे जो रिस्क हैं पैरासाइट्स के उन्हें हम रिड्यूस करते हैं, कि जिसकी वजह से, क्योंकि ह्यूमन एंड एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं हम देखें तो वो फूड के लिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें काऊ की, तो वो मिल्क के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जिस भी एनिमल पे हाई रिस्क है वहाँ से हम पैरासाइट्स के जो भी रिजर्वायर्स हैं उन्हें हम रिड्यूस करते हैं, सारे ही उनके रिस्क को। कम्युनिटी को हम एजुकेट कर सकते हैं। अगर एंडेमिक ये है, जैसे कि पर्टिकुलर एरियाज़ में है, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस कंडीशन में हम कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। अगर उन्हें इसके एग्जैक्ट रीजंस पता होंगे, वो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे, तो वो अपनी हेल्थ को और अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अवेयरनेस करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिटी में जाके हम इसके सिम्टम्स को उन्हें बताते हैं कि अगर आप में ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत डायग्नोस करें। इसके लिए एजुकेट करते हैं हम पेशेंट को कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। देन लास्ट में हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करते हैं इसमें, ताकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जैसे कि हम क्लीन रखें, सराउंडिंग्स में वाटर को कलेक्ट ना करें, ये सारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं।
जिसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग क्या होती है? सर्विलांस मतलब होता है कि जो नए प्रिवेलेंस के केसेस आ रहे हैं, जैसे कि पहले WHO ने 2022 में एस्टिमेटेड डाटा दिया था 1 मिलियन का। फिर जब से हमारी गवर्नमेंट वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च करी है, तब से केस जो हैं वो कम हुए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करती रहती है कि कितने केसेस पहले थे, इस प्रोग्राम के बाद कितने केसेस जो हैं उनके अमाउंट में हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो अगर ये इफ़ेक्टिव है कोई प्रोग्राम, तो हमें पता है कि वहाँ पे अपने आप जो वहाँ केसेस आ रहे थे या डेथ रेट जो थी, मोर्टेलिटी रेट थी, वो डिक्रीज़ होने लगती है। तो यहाँ पे हम ट्रैक करते रहते हैं न्यू केसेस को, या प्रिवेलेंस रेट हम चेक करते हैं। रिस्पॉन्स करते हैं हम रैपिडली, अगर किसी भी प्रिवेंशन के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर यूज़ किया गया है फिर भी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्स रैपिडली होनी चाहिए। ड्रग एसेस हम कर सकते हैं या स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया में फैला, तो उस टाइम हमारे ड्रग की स्टॉक्स जो होनी चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए, वहाँ पे शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अगर वहाँ पे ड्रग ही नहीं है तो हम पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो ड्रग एसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च क्या है? रिसर्च है जैसे कि जो भी हमने ऑलरेडी केसेस देखे हैं तो उससे रिलेटेड नए केसेस जितने आ रहे हैं उस पर हम रिसर्च करते हैं कि जो केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं वो अभी भी क्यों हो रहे हैं, मतलब नेशनल प्रोग्राम जो हमारे कंडक्ट हो रहे हैं उसके बाद भी नए केसेस आ रहे हैं या डेथ हो रहा है, तो उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च से पता लगा सकते हैं, या हम उसके ट्रीटमेंट में भी, जैसे उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो है उसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती है। देन हम कोलाबरेट करके चलते हैं। कोलाबरेट जैसे कि हम इंटरनेशनल लेवल के जो हॉस्पिटल हैं या नेशनल लेवल के ही जो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हम कोलाब्रेशन में वर्क करते हैं, क्योंकि इसे हमें कंट्रोल करना है। ये वेक्टर बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल वो डिसीज़ होती हैं जो ईजिली एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हो जाती हैं। तो अगर कोलाबरेट करके हम वर्क नहीं करेंगे तो हम इसकी केसेस को डिक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट टॉपिक है इसका रेफरल एंड फॉलोअप। पेशेंट को हम कंटिन्यूस फॉलोअप में रखते हैं अगर सीवियर केसेस था, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। केसेस जो कि अभी रिस्पॉन्स नहीं हुए हैं, मतलब वो कोई भी ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू ही नहीं की है, तो उन्हें हम जितनी जल्दी हो पाए इनिशिएट करने के लिए बोलते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट इनिशिएट करें एंड उसे कंटिन्यूस रखें जब तक उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। रेगुलर फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को बुलाते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया है तो वो कंटिन्यूस 1 वीक पे या 2 वीक पे या मंथली भी चेकअप के लिए आता रहे, रेगुलर फॉलोअप में वो रहे। एंड मॉनिटरिंग करते हैं ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रही हैं, जैसे कि पोस्ट काला आजार का जो लिस्मेनिया डर्मल का भी सिम्टम्स आ रहा था, तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस ही है जो इसके बाद आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम एडवर्स ड्रग के रिएक्शन को भी चेक करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की है काला आजार की। काला आजार का एक सेकंड नाम था विसरल लिस्मेनियारिस। इसमें एक प्रोटोजोआ होता है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को। मेनली सैंड फ्लाई इसमें वेक्टर की तरह काम करती है। इसमें हमें वेट लॉस देखने को मिल रहा था। जो बोन मैरो थी वहाँ पे अफेक्ट की वजह से आरबीसी के नंबर, डब्ल्यूबीसी के नंबर एंड प्लेटलेट्स कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहे थे और एनीमिया को भी कॉज कर रहे थे। डायग्नोसिस में हमने देखा था कि हम एंटीबॉडी को यहाँ डिटेक्ट करते हैं। अगर लिस्मेनिया आई है बॉडी में तो उसके लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में तो ज़रूर बनी होगी, तो उसे अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो उससे हमें क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि किस प्रोटोजोआ की वजह से ये कॉज हुआ है। देन ट्रीटमेंट में हमने बात की थी कि हम सीवियरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।